Hi, I welcome you all to our channel Logical Leap. So this video is going to be a must watch for those who are going to appear for UPPCS mains and also for those people who want to learn the process of how to make their preparation much more easier and how to be their own mentor. तो दो लोगों के लिए है। पहली बात उनके लिए तो स्पेसिफिकली है जो यूपीपीसीएस मेंस इस बार लिखने के लिए जा रहे हैं, जिन्होंने यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स एग्जाम उनका निकल रहा है, और दूसरा उनके लिए है जिनको अपना खुद का मेंटर बनना है, दोज हु वांट टू बी देयर ओन मेंटर। तो मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ बेसिकली कि योर ओन मेंटर, हमको इस प्रिपरेशन में करना क्या है। हमें इस प्रिपरेशन में बहुत सारी चीज़ें याद नहीं करनी है, लेकिन उसकी जगह पे हमको क्या करना है, हमें बहुत सारे प्रोसेस सीखने हैं। अगर हमने उस तरीके को मास्टर कर लिया, अगर हमने उन उन चीज़ों को समझ लिया, तो हमारे लिए प्रिपरेशन अपने आप ईजी हो जाएगी। और जो भी हम आउटसोर्सिंग का काम करते हैं, दूसरों से सीखने की कोशिश करते हैं, वो काम हम खुद करने लगेंगे। आउटसोर्सिंग हमारी कम हो जाएगी और वो काम हम खुद करने लगेंगे। तो इसमें बेसिकली लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से सिलेबस, जो भी GS1 का सिलेबस था, वो यूपीपीसीएस और यूपीएससी दोनों के लिए सेम है। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था सिलेबस को किस तरीके से आपको याद करना है, किस तरीके से फैमिलियर बनना है सिलेबस के साथ में। इस वीडियो में जो इस प्रिपरेशन का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है, दैट इज योर PYQs। उनको खासतौर पे मेंस में, प्रीलिम्स का तो सिलेबस डिफाइंड है ही नहीं, वहां पे भी आपको PYQs हेल्प करते हैं, बट लेकिन मेंस के सिलेबस में PYQs आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। by having an idea of PYQs, you can do wonders in mains when it comes to mains preparation. So यहाँ पे मैं यूपीपीसीएस के GS1 के पेपर को मैं आपके सामने दिखाऊंगा कि किस तरीके से PYQs को अगर आपने समझा, PYQs को अगर आपने अच्छे से एनालाइज किया, तो आपकी प्रिपरेशन कितनी ज़्यादा आसान हो सकती है, कितनी ज़्यादा मतलब कितना आपको स्मूथ लगने लगेगा, एक केक वॉक की तरह लगने लगेगा ये पूरा का पूरा प्रिपरेशन। जब हम बेसिकली हुआ ये है कि लाइक 3-4 दिनों से मुझे कुछ कुछ क्वेरीज मिल रही थी यूपीपीसीएस से रिलेटेड। साथ ही साथ में मेरे एक दोस्त ने मुझसे बोला कि लाइक ही हैज़ बीन इन दिस जर्नी फॉर लास्ट 4 to 5 years, बट वो बोल रहा है कि अभी इस टाइम पे हाउ टू गो अबाउट दिस प्रिपरेशन, मुझे पुरानी चीज़ें याद नहीं आ रही। मतलब एक मेमोरी की एक बहुत बड़ी इशू है। मेमोरी इज़ वेरी वेरी लाइक शॉर्ट टर्म, कि अगर आपने कुछ भी याद करने की कोशिश की, दैट यू विल फॉरगेट। और इस प्रिपरेशन में क्योंकि एक ही चीज को बहुत बार पढ़ना है और मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, तो इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है। तो मेमोरी प्लस इंटरेस्ट, ये सब ऐसी चीजें हैं कि जो इस प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना देती हैं। तो हम किस तरीके से इस पूरे पूरे के पूरे प्रिपरेशन को उसका एक मेथड डेवलप करें कि जिससे हमको ना सिर्फ ये प्रिपरेशन इंटरेस्टिंग लगे, बल्कि उसके साथ ही साथ में ये और आसान बन जाए। मतलब अगर हम 10 से 12 घंटे बैठने के लिए तैयार नहीं है, तो हम 4 से 5 घंटे के अंदर ही एक ऐसा प्रोसेस डेवलप कर लें जिससे हमको आउटपुट अच्छा मिल सके, जिससे हमारी ये प्रिपरेशन आसान हो सके। तो उसी प्रोसेस को, उसी तरीके को मैं आपके साथ में आज डिस्कस करने वाला हूँ कि, और उसका जो रेफरेंस है मेरा, वो होने वाला है यूपीपीसीएस मेंस का PYQ। दो चीज है यहाँ पे, एक तो जो भी एस्पिरेंट्स है यूपीपीसीएस के लिए मेंस के लिए अपेयर करने जा रहे हैं, उनके लिए तो ये मस्ट वॉच वीडियो, उनको तो बहुत ही ज्यादा फायदा करने वाला है। और दूसरा एक ये भी है कि PYQs, जब बहुत सारे लोग इसका नाम लेते रहते हैं, चाहे अलग अलग चैनल्स हो, चाहे अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट से, तो उनको किस तरीके से एज अ स्टूडेंट आपको ऑब्जर्व करना है, किस तरीके से एनालाइज करना है, वो भी आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा। तो मतलब नहीं है इस चीज का, चाहे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करो, चाहे आप यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन करो, चाहे आप बीपीएससी की प्रिपरेशन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात यहाँ पे मेन मुद्दा जो यहाँ पे है वो है कि प्रोसेस, एग्जाम कोई भी हो, अगर आपका प्रोसेस हर जगह सेम लगने वाला है, तो आइए मतलब हम लोग उस प्रोसेस को सीखते हैं, समझते हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको आपके सामने ही कि किस तरीके से उस प्रोसेस को आप अपने लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं, खुद के साथ में अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि क्योंकि दिस वीडियो आई डोंट वांट टू बी वेरी वेरी लॉन्ग, मतलब 1.5 घंटे 2 घंटे का मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर लाइक डोंट हैव दैट काइंड ऑफ पेशेंस टू वॉच दिस वीडियो फॉर दैट लॉन्ग टाइम। तो आई विल ट्राई टू मेक like limit the time by having some homework that I have already done, so that you can watch this video in less time and get that learning which I want to share with you. तो सबसे पहली चीज है कि जब मेरे सामने GS1 का पेपर आता है, GS1 देने जाता हूं मैं, तो अगर मैंने इन PYQs को ऑब्जर्व नहीं किया, और इसके पहले जो मैंने सिलेबस के ऊपर एक वीडियो बनाई है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है अभी तक, अगर आप उस सिलेबस से फेमिलियर नहीं है, तो आप क्या करोगे। तो एक लाइव एग्जांपल देता हूँ जो मेरे
दोस्त ने मुझसे बोला कि उसने बोला कि प्री हिस्टोरिक चीजों को कैसे पढ़ना है, या उसने मुझसे बोला कि आर्ट एंड कल्चर को नितिन सिंघानिया तो बहुत बड़ी बुक है, उसको मैं कैसे इन सारी चीजों को पढ़ूंगा। और सेम लेवल की क्वेरीज मेरे पास आ रही हैं कि सर स्पेक्ट्रम को किस तरीके से कवर करें, या फिर एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ें, मेंस हम लिखने के लिए जा रहे हैं। मेरा उनसे उन सभी लोगों से एक चीज कहना है, एक ही बात कहना है कि आपको पूरी की पूरी बुक नहीं पढ़नी है, आपको सारा का सारा कंटेंट कवर नहीं करना है। आपको मेंस एग्जाम के लिए उन्हीं चीजों को पढ़ना है जो आपके लिए मैटर करता है। प्रिपेयर ओनली व्हाट मैटर टू यू। इस टाइम पे आपके पास उतना समय है ही नहीं कि आप बेसिक्स को, एनसीईआरटी को, एडवांस बुक्स को पूरा रिवाइज करो। नहीं, एक तो आप शॉर्ट नोट्स जो बनाते हो वो इसी पर्पज से बनाते हो, आंसर राइटिंग जो करते हो वो इसी पर्पज से करते हो ताकि इन सब चीजों को रेफर ना करना पड़े। लेकिन अगर आपको ये सब करने के बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, अगर आपको वापस से लग रहा है कि नहीं मुझे मतलब बेसिक सोर्सेज को तो वापस से एक बार पढ़ना ही पढ़ना है, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग। और वो क्या गलत हो रहा है आपके साथ में, वो मैं मतलब बेसिकली इस वीडियो के बाद में आपको वो चीज समझ में आएगी, और आप खुद ये रियलाइज करोगे किस तरीके से आपका पूरा का पूरा एक जो पर्सपेक्टिव है, एक जो आपका दृष्टिकोण है इस एग्जाम को लेकर के, वो चेंज होगा एंड में जाकर के। तो हम चालू करते हैं। तो जैसे कि ये GS1 का आपका पेपर है, तो 2018 से लेकर के 2023 के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कलेक्ट किए हुए हैं। अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो मैंने इन क्वेश्चंस को हेड और सब हेड में डिवाइड कर दिया। हेड का बेसिकली मतलब वही है कि जो सिलेबस के हेड है वहीं से। सब हेड ये मेरा अपना काम है, जैसे समथिंग जो मुझे लगा कि हाँ इस वाले ये अगर इस पर्टिकुलर थीम से क्वेश्चन आया है तो इसको यहाँ पे रख देता हूँ। तो ये काम आपको अपने लेवल पे अगर आप करना चाहो तो आप करो। ये वीडियो देखने के बाद आप चाहे खुद कर लेना, चाहे इसी वीडियो को एक दो बार और देखना, और आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक आपके यूपीपीसी GS1 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको करना क्या है। ये पूरी वीडियो कंप्लीट करने के बाद जो भी टॉपिक्स यहाँ से हाईलाइट होकर के आपके सामने आते हैं, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने आते हैं, आपको करना क्या है, उन सभी टॉपिक के ऊपर कम से कम 3 से 4 पेज के नोट बना लेने हैं। अगर वीडियो देखने के बाद आपने उन टॉपिक्स की समरी नहीं बनाई और 3 से 4 पेज के नोट्स नहीं बनाए, तो आपका पूरा का पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, यूज का नहीं रह जाएगा आपका टाइम। और अगर आपने ये काम कर लिया तो आई गारंटी यू दैट यू विल बी अहेड ऑफ अराउंड 99% पीपल जो दोज हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर मेंस एग्जाम इन दिस ईयर। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये है कि जो भी आपको लगता है कि दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, जो बहुत ज्यादा एकदम ही माहिर हो चुके हैं, एकदम लाइक दोज हु आर वेटरन्स इन एग्जाम, और आपको लगता है कि नहीं यू आर गोइंग टू गिव दिस एग्जाम फॉर द फर्स्ट टाइम, और आप तो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, अभी आप पीसीएस पे शिफ्ट हो गए हो, आपको ये भी एग्जाम देना है, तो आप कैसे उस कंपटीशन को बीट करोगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। मेन बात यहाँ पे यही है कि अगर आपका फोकस्ड और स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन का मेथड आपने बनाया है अपना, तो देन यू आर गोइंग टू बीट द कंपटीशन फॉर श्योर। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किससे आपका कंपटीशन है, कौन से वो लोग हैं, कितने आंसर्स लिख चुके हैं, लेकिन अगर आपने फोकस्ड रखा, उन चीजों को प्रिपेयर किया जिनका वेटेज एग्जाम में ज्यादा है, उन्हीं थीम्स को प्रिपेयर किया जो मल्टीपल टाइम्स पूछे जा चुके हैं, तो गारंटीड है कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी इस पूरे एग्जाम में। तो हम चालू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से सिलेबस हेड से कहाँ से किस किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मैं सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर से चालू करूंगा। तो आर्ट एंड कल्चर में अगर आप देखेंगे तो 2018 में क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, तो ये क्वेश्चन है आपका 2018 में क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रोल ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर। फिर आप देखोगे 2019 में क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ वैदिक एजुकेशन सिस्टम एंड रिव्यू इट्स सिग्निफिकेंस इन प्रेजेंट। उसके बाद फिर आप देखोगे 2021 में क्वेश्चन नंबर जो पहला क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ मेंशन इन वैदिक लिटरेचर। फिर 2022 में आपको क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द पॉइंट्स ऑफ एंशिएंट इंडियन नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ विच इंडिया वाज डेजिग्नेटेड एज विश्वगुरु। फिर से यहाँ पे एंशिएंट इंडियन नॉलेज की बात की है। और उसके बाद 2023 में आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वैदिक लिटरेचर। तो अगर आप ये चीज अगर आप अभी तक ऑब्जर्व कर रहे होगे तो आपको एक चीज जरूर समझ में आई होगी, यहाँ पे क्वेश्चन किससे पूछ रहे हैं। एक तो पहला क्वेश्चन जो हम लोगों ने देखा यहाँ पे 2018 में क्वेश्चन नंबर 2, उन्होंने वैदिक बुद्धिस्ट लिटरेचर से क्वेश्चन पूछा। तो जो आपका क्वेश्चन है यहाँ से बुद्धिस्ट लिटरेचर से क्वेश्चन पूछ लिया। उसके बाद 2019 में जब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 देखा, तो वहां पे देखा हम लोगों ने वैदिक एजुकेशन सिस्टम से यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। फिर 2021 में क्वेश्चन नंबर पहला देखा, वहां पे भी हम लोगों ने ये देखा कि वैदिक लिटरेचर में किस तरीके से ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में बात की गई है। उसके बाद फिर 2022 में क्वेश्चन नंबर 13 हम लोगों ने देखा कि क्यों इंडिया का जो एंशिएंट नॉलेज सिस्टम है वो किस तरीके से
मतलब बिकॉज ऑफ दैट वी वर नोन एज विश्वगुरु। तो वहां यहाँ पे भी एंशिएंट नॉलेज सिस्टम की बात की। तो इन सभी क्वेश्चंस, और यहाँ पे वापस से 2023 में क्वेश्चन नंबर, पहला ही क्वेश्चन है वैदिक लिटरेचर के ऊपर। तो इन सभी क्वेश्चन से आपको क्या समझ में आता है कि आपको एक टॉपिक मिल गया, वो टॉपिक क्या है आपका बेसिकली। आई जस्ट स्टेट इट हियर। तो जो पहला टॉपिक आपको मिल गया यहाँ पे, वो है आपका वैदिक एजुकेशन सिस्टम। इसके ऊपर आपके 2 से 3 पेजेस के नोट्स होने चाहिए। और फिर उन्हीं नोट्स के हेल्प से आपको देखना है कि क्या जितने भी डायमेंशंस में क्वेश्चंस पूछे गए, चाहे वो विश्वगुरु वाला क्वेश्चन हो, चाहे ज्योग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ इंडिया का क्वेश्चन हो, चाहे एंशिएंट नॉलेज सिस्टम का क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, उसको आप एड्रेस कर पा रहे हो नहीं। तो एक टॉपिक आपको मिल गया वैदिक एजुकेशन सिस्टम, और उसके बाद फिर बुद्धिस्ट लिटरेचर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है और उसको करंट से रिलेट कर दिया गया है। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर में अगर आपको 3-4 बुक्स के नाम भी याद है बुद्धिस्ट, अगर आपको बुद्ध चरित्र का नाम याद है, द लाइट ऑफ एशिया अगर आपको याद है, अगर आप सुत्त पिताक, विनय पिताक, अभिधम्म पिताक, तो आराम से आप अष्टांग मार्ग का मेंशन करके इसको, नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल को किस तरीके से म्यांमार का, श्रीलंका का, साउथ ईस्ट एशिया का एग्जांपल देकर के एक बहुत ही अच्छा आंसर बना सकते हो। तो इन्हीं इन 2 टॉपिक्स में से आपको कंटेंट जो प्रिपेयर करना है, वो आप थोड़ा बहुत कंटेंट प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद फिर देख सकते हो किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या मैं सारे डायमेंशंस को एड्रेस कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ अपने नोट्स की हेल्प से। तो 2 टॉपिक्स आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिए। अब नेक्स्ट जो भी हम नेक्स्ट थीम के ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट थीम है हमारा जो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, जो एंशिएंट हिस्ट्री से ही रिलेटेड है। अब आप देखोगे 2020 में आपका क्वेश्चन नंबर, पहला क्वेश्चन है 2020 में, 2020 में जो पहला, राइट अ नोट ऑन टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन पीरियड, एक क्वेश्चन ही हो गया आपका। उसके बाद फिर आप देखोगे 2020 में क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, दैट इज नॉट, सॉरी 2020 में आपको क्वेश्चन नंबर 11 नहीं है, 2021 में आपको क्वेश्चन नंबर 11 है। थ्रो लाइट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, इंडस वैली सिविलाइजेशन, गुप्ता पीरियड। उसके बाद फिर आप देखोगे 2022 में क्वेश्चन नंबर, पहला क्वेश्चन जो है आपका मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर। उसके बाद फिर आप देखोगे 2023 में आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 है, आर्किटेक्चरल फीचर ऑफ टेम्पल्स ऑफ नागर स्टाइल। नागर स्टाइल का एक क्वेश्चन है। नागर स्टाइल और गुप्ता पीरियड आपस में कनेक्टेड है, क्योंकि गुप्ता पीरियड में ही टेम्पल का आर्किटेक्चर डेवलप होना चालू हुआ था एक व्यवस्थित तरीके से, एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से। उसके बाद फिर आपका मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन पूछा, गुप्ता हो गया, मौर्य हो गया। उसके बाद फिर आपका जो एक क्वेश्चन पूछ रखा वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर पूछ रखा, टाउन प्लानिंग के ऊपर। कितने क्वेश्चंस आपके आए हैं ऐसे, और एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी को गुप्ता पीरियड से कनेक्ट करते हुए क्वेश्चन है। तो जो आपके लिए यहाँ पे वापस से थीम इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इतनी ज्यादा डायनेस्टीज के नाम है, मुझे सारी डायनेस्टीज के नाम नहीं प्रिपेयर करने हैं। मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक तो मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और गुप्ता एज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी किसी से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। इवन तो मुगल पीरियड, सल्तनत पीरियड, वहां से भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। इसका मतलब जब भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात आ रही है, तो इन्हीं डायनेस्टीज को, यही 2-4 जो थीम्स है, इन्हीं के ऊपर बार बार वो फोकस कर रहे हैं। और अगर 5 साल में इन क्वेश्चंस को पूछा है, तो आप ये मत मान के चलना कि आपसे कोई उनकी पर्सनल दुश्मनी है कमीशन वालों की, आप ही आओगे तभी पेपर चेंज हो जाएगा। ऐसा प्रीलिम्स के टाइम पे वो ये खेल करते हैं। बट मेंस का सिलेबस बहुत ज्यादा डिफाइंड है। मेंस का सिलेबस बहुत ज्यादा ऑलरेडी पहले से सेट हो चुका है, और जो भी हम पीवाईक्यूज में जो पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं, उन्हीं पैटर्न पे हमेशा पेपर प्रिपेयर होता है। तो अगर आपने ये थीम्स को ध्यान रख लिया, बुद्धिस्ट, मौर्यन, इंडस वैली सिविलाइजेशन और गुप्ता, और कितने ही क्वेश्चन पूछे, अगर आप पूरे मिला करके देखो, तो ये पिछले 5 साल में आपके सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन पूछे हैं। मतलब ऑन एन एवरेज अगर आप देखो तो नियर अबाउट आपके 0.8 क्वेश्चन है हर साल। अगर इस वाले पार्ट से आप देखो, जहाँ पे ये मॉडर्न एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, गुप्ता पीरियड, इनसे क्वेश्चन है। और अगर आप वैदिक एजुकेशन और बुद्धिस्ट, इन सबको, इसको भी आप मिला लेते हो, तो आपके पास जो क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे वो करीब 9 क्वेश्चन हो जाएंगे 5 साल के अंदर। 5 साल में 9 क्वेश्चन है। डिफाइंड थीम है वैदिक एजुकेशन, बुद्धिस्ट लिटरेचर, मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इंडस वैली सिविलाइजेशन से 1 क्वेश्चन आया है, गुप्ता एज से 2 क्वेश्चन आए हैं। तो ओवरऑल वेटेज कम है इस पूरे पूरे टॉपिक का। तो आपको कम टाइम में सिंपल और सिंप्लीफाइड तरीके से ये नोट्स प्रिपेयर करके अपने पास रख लेने हैं। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं। डायग्राम्स वगैरह आपको बना लेना, स्तूपा का डायग्राम बना लेना आप, बुद्धिस्ट कल्चर, बुद्धिस्ट रिलीजन किस तरीके से स्प्रेड हुआ अक्रॉस इंडिया, उसका डायग्राम आपको, टेम्पल आर्किटेक्चर में आप
नागर स्टाइल के टेम्पल्स का जो एक ओवरऑल डायग्राम बना करके आप अपने पास रख लेना, उसको याद कर लेना बस। यही आपके जो 3 से 4 पेजेस के नोट्स होंगे, वही मोर देन इनफ होंगे इस पूरे टॉपिक को कवर करने के लिए। नेक्स्ट जो हम चलेंगे, जिस सब्जेक्ट हेड के ऊपर फोकस करेंगे, दैट इज योर पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। अब आप पहली बात देखना कि यहाँ पे किस तरीके से इनके क्वेश्चन से रिपीट होते हैं, और इनके पास थीम्स है ही नहीं बहुत ज्यादा पूछने के लिए। तो आपने अगर 2 ही 3 या 4 पेजेस के अच्छे नोट्स बना लिए पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के ऊपर, इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जिसपे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, तो आपका मोर देन इनफ रहेगा। और क्वेश्चन, पहली बात, इसका ओवरऑल वेटेज भी कम है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो एक ही थीम के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आ भी गए तो आप उसको तुरंत लिख ले जाओगे। सबसे पहले आप देखोगे अगर, तो 2018 में जो पहला ही क्वेश्चन है इनका, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। जो हमने सिलेबस को याद करने का, सिलेबस से फैमिलियर होने का वीडियो बनाया था, उसमें कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन यही एक पॉइंट था जहां से हमने पूरे सिलेबस को समझना चालू किया था। तो यहाँ पे भी अगर आप देखो तो पहला ही इनका क्वेश्चन यही है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया से एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका आ गया। उसके बाद फिर अगर आप देखोगे अगला क्वेश्चन ये कहाँ पूछे, 2023 में क्वेश्चन नंबर 3 जो है इनका, वो भी पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया से है। तो 2023 में क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द रोल ऑफ सरदार पटेल इन द यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। खत्म बात। क्वेश्चन ही है कि इनके पास सरदार पटेल का क्या रोल था इन द यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। और 2018 में एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा, एक्सप्लेन द रोल ऑफ इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। क्या ही डिफरेंट हो जाता है अगर आप प्रिंसली स्टेट्स पे क्वेश्चन पूछ लो या फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लो, ओवरऑल मतलब इतना भी कुछ खास डिफरेंस नहीं हो जाता है। अगर आप प्रिंसली स्टेट से क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आपके उसमें आ जाएंगे प्री इंडिपेंडेंस में ट्रैवनकोर, भोपाल, जोधपुर, पोस्ट इंडिपेंडेंस में आपके जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, यही सब चीजें आपको मेंशन करनी है वहां पे, यही कंटेंट में आपके रहेगा। उसके बाद में आपको ये भी बताना कि इंटरनल प्रेशर था, लोग खुद भी चाहते थे कि प्रिंसली स्टेट्स में जो भी लोग रहते थे कि हम ओवरऑल इंडियन यूनियन के पार्ट बने। एक्सटर्नल प्रेशर भी था, माउंटबेटन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, इन सब का एक्सटर्नल, गांधी जी का एक एक्सटर्नल प्रेशर था प्रिंसली स्टेट्स को कि इनको मतलब इंडिया में इंटीग्रेट होने के लिए। उसके बाद फिर लीडरशिप भी था एक, कि जो भी कांग्रेस की कमिटीज वगैरह थी स्टेट लेवल पे, वो भी लीडरशिप प्रोवाइड कर रही थी। तो यही सब चीजों में आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर लो और एक बहुत ही बेहतरीन आप आंसर बना सकते हो, इंडिया का मैप बना सकते हो। उसमें पॉइंट कर सकते हो कि ये प्रिंसली स्टेट्स है, ये इंडिपेंडेंस के पहले में, ये इंडिपेंडेंस के बाद में। उसके बाद फिर ऑपरेशन पोलो मेंशन कर दो, बहुत कुछ है आपके करने के लिए, बेहतरीन आंसर बन सकता है आपका। अगर ये 8 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है और आपने एक अच्छा आंसर पहले से एक टेम्पलेट अपने लिए बना करके रख लिया, तो आराम से 4 से 5 नंबर आप एक क्वेश्चन में ला सकते हो। बहुत आसान है आपके लिए 50% मार्क्स स्कोर करना। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, आप पोस्ट इंडिपेंडेंस में सब कुछ नहीं पढ़ सकते हो। आपको ऑलरेडी पता है कि मेरे लिए यही थीम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं पहली प्रायोरिटी इसको ही दूंगा, और इसको पढ़ने के बाद अगर मुझे कुछ लगता है कि ओवरऑल मुझे कुछ और ऊपर ऊपर से चीजें पढ़ लेनी चाहिए, याद कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, तो मैं याद कर लूंगा। लेकिन इसके ऊपर आपको डेफिनेटली नोट्स अच्छे बनाने हैं अपने। फिर अगली थीम हम देखते हैं, आर्ट एंड कल्चर आपका कवर हो गया है, एंशियंट हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया हो गया, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री देखते हैं। अब आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि जब हम प्रायोरिटी की बात करते हैं, देखो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया से सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर मैं देखूं, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया से 2 क्वेश्चंस आए हैं। इसके पहले हम लोग को देखना आर्ट एंड कल्चर और एंशियंट से मिला करके हमारे 9 क्वेश्चंस आए हैं। अब देखना आपकी, अब दोनों में इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या हो जाता है, आर्ट एंड कल्चर या एंशियंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपकी पहली प्रायोरिटी होगी। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया कम इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, इसका आप एक पेज में भी या 2 पेज में नोट्स बनाओगे तो भी मोर देन इनफ रहेगा आपके लिए। अब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि हिस्ट्री में किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, पहले मुझे कौन सा टॉपिक कवर कर लेना चाहिए, पहले मुझे किसके आंसर्स लिख लेने चाहिए। अब आप देखो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे अगर हम, तो 2018 में आपको क्वेश्चन नंबर 3, जो 2018 में आपको क्वेश्चन नंबर 3 है, दैट इज योर महात्मा गांधी के ऊपर। एक पर्सनालिटी से इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, महात्मा गांधी जी से एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा, एक मिडिल पाथ का इंडिया इनका क्या अप्रोच था। अब जब भी आप पर्सनालिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, तो पर्सनालिटी, इवेंट, इश्यूज, ये हमने डिस्कस किया था सिलेबस के अंदर, इन्हीं तीनों को आपको मिक्स करना है कि जो कुछ इशू रहे होंगे वहीं पे महात्मा गांधी जी ने अपनी लीडरशिप प्रोवाइड की होगी, और वो किस तरीके से उन्होंने एक नेगोशिएशन का मिडिल पाथ अडॉप्ट किया। चंपारण है, अहमदाबाद है, खेड़ा है, तो चाहे मेजर इवेंट्स हो तो वहां पे पर्सनालिटीज आ जाएंगे, इवेंट्स होंगे, कुछ इशू होगा तो भी वहां पे पर्सनालिटी इंटरलिंक हो जाएगी। तो सिलेबस और पीवाईक्यू किस तरीके से इंटरकनेक्ट हो रहा होगा ये आपको विजिबल होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको क्लियरली, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो। फिर अगला क्वेश्चन अगर आप देखो तो 2018 में क्वेश्चन नंबर 11, कि ब्रिटिश रूल और इंडियन इकोनॉमी को इन्होंने कनेक्ट किया, ब्रिटिश रूल और इंडियन इकोनॉमी। दूसरा थीम आपको मिल रहा है, पहला थीम मिल रहा है आपको लीडरशिप,
लीडर्स के नाम, महात्मा गांधी। दूसरा थीम मिल जाता है कि ब्रिटिश रूल को इन्होंने इकोनॉमी से कनेक्ट करके ये दूसरे थीम का क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर आपका 13 जो है, 13 देखो, 1857। 1857 आप प्रीलिम्स के लिए नहीं प्रिपेयर करते क्या? करते हो। मतलब एवरीथिंग दैट यू हैव ऑलरेडी डन इज गोइंग टू हेल्प यू सम वे और अदर। ये लेकिन मेंस में ये प्रेडिक्ट करना बहुत आसान होता है कि 1857 मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश रूल का हमारी इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये किसको नहीं पता हो। जो भी इस प्रिपरेशन के एकदम बेसिक में भी होगा, जिसने अभी एक ही महीने इस प्रिपरेशन को किया होगा, उसको भी पता होगा कि महात्मा गांधी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर इन इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो उनको तो प्रिपेयर करके जाना ही है। ब्रिटिश रूल, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये दादा भाई नारोजी की थ्योरी हम सब ने पढ़ी है। तो हमको पता नहीं है क्या कि हमारी ब्रिटिश रूल का इकोनॉमी पे किस तरीके से इंपैक्ट रहा है। शशि थरूर की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्पीच सबको सुनना पसंद है, तो वही तो बता रहे हूँ कि हाउ दे हैव ड्रेन्ड आवर रिसोर्सेज, हाउ दे हैव इंपैक्टेड अस इकोनॉमिकली। तो इकोनॉमी से क्या कनेक्शन है, ये वही इंपॉर्टेंट थीम्स है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसके ऊपर आप 2 पेजेस के नोट्स बना के रखना। ये हमने ऑलरेडी देखा यहाँ पे, दैट इज योर पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में क्वेश्चन नंबर रिवॉल्ट ऑफ 1857। उसके बाद फिर हम देखते हैं 2019 में क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 12। 2019 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 वापस है, ब्रिटिश इंडियन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑन इंडियन इकोनॉमी। फिर से वही चीज है जो अभी तक हम लोगों ने देखा ऊपर। ब्रिटिश रूल का हमारी इकोनॉमी पे किस तरीके से, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इंडियन इकोनॉमिक लाइफ पे किस तरीके से इंपैक्ट पड़ा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखो आप, क्विट इंडिया मूवमेंट। अब क्विट इंडिया मूवमेंट हम सबको पता है कि महात्मा गांधी जी कितने इंपॉर्टेंट थे उस पूरे मूवमेंट के लिए। तो वापस से वही क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं घुमा फिरा करके। फिर आप देखो यहाँ पे 2020 में 2 ही हम लोगों ने देखे मेन। एक तो हमने देखा महात्मा गांधी जी का, और ब्रिटिश रूल का किस तरीके से इंडिया की इकोनॉमिक लाइफ पे इंपैक्ट रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2020 में क्वेश्चन नंबर 2, इवेलुएट द व्यू ऑफ गांधी जी ऑन वर्नर सिस्टम। अब अगर गांधी जी पे आपने 2 पेजेस के नोट्स बनाए हैं, तो क्या उसमें उनके जो व्यू रहेंगे वर्ण सिस्टम के ऊपर, उनके जो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जो भी आइडियोलॉजी से उनके जो जो रिलेटेड चीजें रही होंगी, क्या ये उसका पार्ट नहीं होगा कि गांधी जी का क्या वर्ण सिस्टम पे किस तरीके का उनका व्यू था। अब यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन नंबर 11, वेस्ट का ऑन द फील्ड ऑफ इंडियन एजुकेशन, एग्जामिनिंग द इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट ऑन द फील्ड ऑफ इंडियन एजुकेशन। ब्रिटिशर्स को अभी तक हम इकोनॉमी से रिलेट कर रहे थे, अभी हमको इनको एजुकेशन के साथ में रिलेट कर देना। तो हंटर कमीशन जो वगैरह बना था, मैकॉले का किस तरीके से रोल था, किस तरीके से उन्होंने साइंस को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया, बेसिक एजुकेशन पे उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया किसी तरीके से, और बाबू लोगो बनाने की कोशिश कर रहे थे, दोज हु कैन हेल्प देम इन देयर ओन एडमिनिस्ट्रेशन। एक लो कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप करना वो भी उनका एक ऑब्जेक्टिव था। तो इंडियन एजुकेशन पे किस तरीके से असर था, इसके लिए आपको कंटेंट प्रिपेयर करना है। सोचने का जो तरीका है, आंसर लिखने का तरीका जो होगा, पॉइंट्स किस तरीके से जनरेट करने हैं, दैट वी विल डिस्कस इन अपकमिंग वीडियो। लेकिन पहले इंपॉर्टेंट मेरे लिए है कि मेरे पास कुछ कंटेंट हो, जिससे जब भी मैं अपने आंसर्स को लिखूं तो वो मतलब सिर्फ जेनरिक पॉइंट का आंसर ना लगे। पॉइंट जनरेट करना तो मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन जेनरिक पॉइंट, जेनरिक आंसर आपका नहीं लगना चाहिए। आपके आंसर स्पेसिफिक होने चाहिए, टू द पॉइंट होने चाहिए। उसके लिए कंटेंट इंपॉर्टेंट है। तो ब्रिटिश का किस तरीके से हमारे एजुकेशन के ऊपर इम्पैक्ट रहा, इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट किस तरीके से, महात्मा गांधी की जो भी उनके विचार रहे हों, जिस तरीके से उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया, इन सब का आपके पास एक नोट्स होने चाहिए, जो आपको ये सेंस डेवलप हो रहा होगा धीरे धीरे करके कि पीवाईक्यूज कितने इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मैं आपके लिए 2021 के क्वेश्चन पेपर में आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है रिवोल्यूशनरीज के ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से, इसको यूपी से इन्होंने कनेक्ट कर दिया, लेकिन है क्वेश्चन रिवोल्यूशनरीज के ऊपर ही। यूपी से कौन से रिवोल्यूशनरीज थे, तो काकोरी आपका इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद फिर चंद्रशेखर आजाद जी थे आपके, अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, ये लोग यूपी से ही थे। लेकिन क्वेश्चन जो है रिवोल्यूशनरी का है यहाँ पे। तो अगर यूपी स्पेशल का पेपर हो रहा है 5 और 6, हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे, बट इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि रिवोल्यूशनरीज एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को लेकर के। तो क्वेश्चन नंबर 12 अगर आप देखो तो रिनाइसेंस के ऊपर क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि रिनाइसेंस जो भी राजा राम मोहन रॉय, सर सैयद अहमद खान, उस टाइम का जो टाइम, वो जो टाइम पीरियड था, उस पे एक थीम मिल गया आपको। तो रिवोल्यूशनरीज हो गया, रिनाइसेंस हो गया, ये आपको एक थीम मिल गया यहाँ पे। 2022 में अगर आप देखोगे तो सेकंड क्वेश्चन है, फिर से वापस से रिनाइसेंस और उत्तर प्रदेश को इन्होंने कनेक्ट कर दिया, लेकिन थीम आपका रिनाइसेंस ही है। आपका थीम कनेक्ट इन्होंने जरूर उत्तर प्रदेश को कर दिया, लेकिन थीम आपका नहीं चेंज हुआ, थीम आपका रिनाइसेंस है। तो रिनाइसेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है।
उसके बाद फिर 2022 में क्वेश्चन नंबर थर्ड अगर आप देखो, वापस बाल गंगाधर तिलक जी पे क्वेश्चन पूछा, महात्मा गांधी जी पे क्वेश्चन पूछा, बाल गंगाधर तिलक पे क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक जी पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं इन्होंने। अगर महात्मा गांधी जी मतलब बाद के मूवमेंट्स के लिए इतने इंपॉर्टेंट थे, तो जो इनिशियल फ्रीडम स्ट्रगल थी उसके लिए बाल गंगाधर तिलक जी भी उतने ही इंपॉर्टेंट थे। तो ये ऐसे ऑब्सक्योर नाम नहीं है, ऐसे नाम नहीं है फ्रीडम स्ट्रगल के, जैसे बीएम मालावादी जी पे कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप में से कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। मतलब बहुत से लोग होंगे जो आंसर नहीं कर पाएंगे, जिनके पास कंटेंट नहीं होगा। गोपाल कृष्ण गोखले पे अगर क्वेश्चन पूछ ले तो भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये ऐसे नाम नहीं है कि जो बहुत ऑब्सक्योर है। इसका मतलब वो पूछ ही ऐसे रहे हैं जो बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर हैं। तो बहुत ही आसान है आपके लिए, अगर आप इसके ऊपर 2-2 3-3 पेज के कंटेंट बना के रखोगे, इतने बेहतरीन आंसर आप लिख के आओगे कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ऑन स्पॉट आपको मेहनत नहीं मतलब एग्जाम में बैठ करके आपको अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, आपके पास ऑलरेडी एक रेडीमेड टेम्पलेट रहेगा जिसको आप यूज करके आंसर्स लिख सकते हो। फिर अगर आप देखो 2023 में, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड सर सैयद अहमद खान जी पे वापस से रिनाइसेंस जैसा क्वेश्चन है, मॉडर्न एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट रहा है इनका। तो रिनाइसेंस हो गया, रिवोल्यूशनरीज हो गए, महात्मा गांधी जी हो गए, और उसके बाद फिर अगर आप देखो तो आ, महात्मा गांधी जी हो गए, बाल गंगाधर तिलक जी हो गए। तो ये ओवरऑल थीम हो गया। फिर ब्रिटिश रूल का इम्पैक्ट कैसा है इकोनॉमी के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर। तो अगर मुझे इसको समराइज करना हो, अगर आपको मुझे ये बेसिकली बताना हो कि यहाँ पे कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके लिए, तो सॉरी गाइस ये शायद काम नहीं कर रहा थोड़ा। तो बेसिकली आपको यहाँ तक आइडिया लग गया होगा कि मेरे लिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। लीडर्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसके बाद फिर रिनाइसेंस का जो टाइम पीरियड है उसमें अलग अलग जो भी प्रोमिनेंट लोग हैं, सर सैयद अहमद खान जी हैं, उसके बाद फिर हो सकता है राजा राम मोहन रॉय जी पे क्वेश्चन आ जाए, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिवोल्यूशनरीज जो हैं वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद फिर जो अगर ब्रिटिश रूल का क्या इम्पैक्ट रहा, इंडिया के एजुकेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहा, इंडिया के इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहा, वो भी एक इंपॉर्टेंट थीम हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, इनके ऊपर 2-2 पेज के नोट्स आपके बने होने चाहिए। अब नेक्स्ट जो हम देखते हैं, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से, तो नियर अबाउट अगर आप देखो तो 2018 में इन्होंने क्वेश्चन से इनके 3 क्वेश्चन हैं, 19 में 2 क्वेश्चन इन्होंने पूछे, 20 में आपके 2 क्वेश्चन पूछे, 21 में 2 क्वेश्चन पूछे, 2022 में आपके नियर अबाउट 3 क्वेश्चन इन्होंने पूछे, उसके बाद फिर 2023 में आपके 2 क्वेश्चन मतलब 2 क्वेश्चन इन्होंने पूछे। 23 में क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12 है जो 1857 पे है, रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये देखो आप। अब ये हम लोगों ने 1857 पहले नहीं देखा क्या? 1857 ऑलरेडी हम लोगों ने देख चुके हैं कि किस तरीके से उसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। तो ये आपके लिए, ये देखो आप अगर आप यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन नंबर 13 है, ये क्वेश्चन नंबर 2018 के पेपर में इन्होंने 1857 रिवॉल्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। तो 1857 आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2023 में आपके 3 क्वेश्चन हैं, तो अगर आप काउंट करोगे यहाँ पे नियर अबाउट 15 क्वेश्चन जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से आ रहे हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया से सिर्फ 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, एंशियंट और आर्ट एंड कल्चर से सिर्फ 9 क्वेश्चन आते हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से लगभग लगभग 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। वापस से आपने प्रायोरिटी डिसाइड कर ली कि ठीक है, अगर मुझे हिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए कोई है तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, पहले मैं उसको कवर करूंगा, और उसमें भी अगर मुझे मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई है तो जो थीम्स को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है आपके आपके साथ में, 1857, उसके बाद फिर लीडरशिप, रिनाइसेंस, रिवॉल्ट ऑफ 1857, रिवोल्यूशनरीज, ब्रिटिश का इम्पैक्ट कैसा था इंडिया के एजुकेशन के ऊपर और इंडिया के इकोनॉमी के ऊपर, उसके बाद फिर 1857 का रिवॉल्ट जो है, ये वाले टॉपिक्स मुझे कवर करने हैं। तो पीवाईक्यू आपको ये आइडिया देता है कि मेरे लिए कौन से थीम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से रिपीट हो रहे हैं। 1857 का क्वेश्चन देखा आपने, रिपीट हुआ है, रिनाइसेंस के क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं, महात्मा गांधी जी के ऊपर क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बाल गंगाधर तिलक जी के ऊपर क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिए हैं। तो ये आपको आइडिया दे रहा है कि ये इंपॉर्टेंट थीम्स है मेरे लिए, पहले मैं इनको प्रिपेयर करूंगा, फिर मैं दूसरे टॉपिक्स को टच करने के लिए जाऊंगा। नेक्स्ट चीज जो आपके लिए आ जाती है हिस्ट्री में ही, दैट इज गोइंग टू बी योर वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में इनके क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, लेकिन मैं एक यहाँ पे लाइक ऑन अ कॉशियस साइड में आपको ये बताना चाहूंगा, बिकॉज अब तक ये क्या कहते आए थे 2022 तक, इन्होंने यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया था एज अ पार्ट ऑफ देयर मतलब क्योंकि जीएस 5-6 के फॉर्म में यूपी स्पेशल नहीं होता था, वहां पे ऑप्शनल का पेपर होता था, तो इन्होंने उसको इंक्लूड किया था, यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया था। लेकिन अब इनके पास स्कोप ज्यादा है, मतलब अब इनके पास वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस को इंक्लूड करने का स्कोप ज्यादा है, तो हो सकता है आपको ऑन अ कॉशियस साइड
एट द साइड ऑफ क्वेश्चन आपको थोड़े से वर्ड हिस्ट्री पे प्रिपेयर करके जाना चाहिए। कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट थीम्स जो आप पीवाईक्यूज के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हो वो आप प्रिपेयर करके जाओ। अब यहाँ पे जैसे कि कौन से इंपॉर्टेंट थीम हो जाते हैं वर्ड वर्ड हिस्ट्री में, तो अगर आप 2018 में क्वेश्चन नंबर 2018 में अगर आप क्वेश्चन नंबर देखोगे 12, तो आपको ये समझ यहाँ से एक थीम मिलेगा, रोल ऑफ हिटलर इन ब्रिंगिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर 2 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट थीम है वर्ड हिस्ट्री में, वर्ल्ड वॉर 2। ये सब आप नोट करते जाना एक जगह पे। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपके पास एक कलेक्शन होना चाहिए टॉपिक्स का जो आपको एक आइडिया दे सके कि जीएस वन में मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद फिर 2019 में क्वेश्चन नंबर अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 13 फिर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ऊपर क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। फिर अगर आप देखोगे यहाँ पे 2020 में क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका है मुसोलिनी के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, ये भी वर्ल्ड वॉर 2 का ही है, मुसोलिनी इज कोरिलेटेड विद वर्ल्ड वॉर 2। तो जब वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पढ़ोगे तो आप इनके बारे में भी आप पढ़ोगे, हिटलर के बारे में पढ़ोगे और ये मुसोलिनी, दिस वर दे बोथ वर वेरी प्रोमिनेंट फिगर इन वर्ल्ड वॉर 2। वापस से वर्ल्ड वॉर 2 पे इन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा है। फिर अगर आप देखोगे 2020 में ही क्वेश्चन नंबर 13 हु वाज जैकोबियंस, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ऊपर 3 क्वेश्चंस अभी तक वर्ल्ड वॉर 2 से कोरिलेटेड है, एक क्वेश्चन आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ऊपर आता है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक और थीम आपको मिला दैट इज योर फ्रेंच रिवॉल्यूशन। उसको फिर 2021 में आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 13 है बाल्कन क्राइसिस, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर 2 है तो वर्ल्ड वॉर 1 पे भी क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने, क्या ही अलग है इनके पास वो बहुत ऐसे खास कुछ करने के लिए नहीं है। 2023 में अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 13 है आपका फिर से बिस्मार्क का यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा इन्होंने इसको टफ करने की कोशिश की है, लेकिन जो ओवरऑल आपको समझ में आ रहा है कि जो मेजर थीम्स हो सकते हैं, एक वर्ल्ड वॉर 1 का थीम है, वर्ल्ड वॉर 2 का थीम है। अब यहाँ से कुछ एक लॉजिकल आपको वो भी ड्रॉ करना पड़ेगा कि आपको लॉजिकली आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको ये चीज समझ में आएगा कि सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 नहीं इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि स्कोप ज्यादा है यहाँ पे क्वेश्चंस पूछने के लिए। तो ये तो इंपॉर्टेंट है, ये आपके प्राइमरी थीम्स है। लेकिन इसके साथ में अगर उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन पे क्वेश्चन पूछा तो हो सकता है रशियन रेवोल्यूशन पे पूछ लें। अब ऐसा तो है नहीं कि रशियन रेवोल्यूशन बहुत ही ऑब्सक्योर है, रशियन रेवोल्यूशन ऐसा कुछ है जो आपको पता ही नहीं है, आता ही नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। एक आपको हो सकता है अमेरिकन रेवोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लें, लेकिन इन सब में अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई है तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2। तो बिस्मार्क और गरीबाल्डी और मजीनी ये सब पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो भी उन्होंने एक हिंट दे रखा है उसके फॉर्म में। लेकिन जो आपके इंपॉर्टेंट थीम्स है वो अपने आप आपको पता चल जाएंगे वर्ड हिस्ट्री पढ़ते समय। लेकिन क्वेश्चंस कितने हैं यहाँ पे, अगर आप ये देखने की कोशिश करोगे तो 5 क्वेश्चंस होंगे, 5 से 6 क्वेश्चंस हैं जो इन्होंने वर्ड हिस्ट्री पे पूछ रखे हैं। अगर 5 से 6 ही क्वेश्चन है वर्ड हिस्ट्री पे तो इसका ओवरऑल इंपॉर्टेंस नहीं है। पिछले 5 साल के पेपर की बात कर रहा हूँ और हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है इसमें से, अगर हम मान के चले तो इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन क्योंकि अब स्कोप ज्यादा है क्वेश्चन पूछने का, तो एक आध क्वेश्चन इसके ऊपर जरूर पूछ सकते हैं। तो मेजर थीम्स के ऊपर आप पढ़ के जाना, समझ करके जाना इसको, वर्ड हिस्ट्री को भी, वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन और इनसे जो भी जुड़ी जुड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें जो भी इनसे कोरिलेटेड चीजें हैं वो, जैसे बिस्मार्क हो गया, गरीबाल्डी, मजीनी, मुसोलिनी, जब आप पढ़ोगे तो अपने आप आपको वो सब चीजें तैयार होती जाएंगी, उसके लिए कोई सेपरेट पढ़ाई नहीं करनी है। यहाँ से आपको मेजर थीम्स लेकर के जाने हैं। वर्ड हिस्ट्री हो गया आपका। अब आप देखना कि इसके बाद जो सबसे बड़ा एलिफेंट इन द रूम है, जो मैंने सिलेबस के टाइम पे भी बताया था, दैट इज योर सोसाइटी। दिस इज समथिंग वेरी वेरी ट्रिकी इन द सेंस कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि जहां पे आपके पास कोई रेडीमेड टेम्पलेट नहीं रहेगा उनका आंसर लिखने के लिए। लेकिन अगर आपके पास नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है उनके ऊपर, तो यू विल फाइंड इट वेरी वेरी इजी टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस, टू राइट अ गुड आंसर ऑन दोज क्वेश्चंस। तो इसमें आपको बताता हूँ कि जैसे 2018 में क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, 1 सेकंड गाइज। 2018 में अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए तो कम्युनल वायलेंस के ऊपर, कम्युनलिज्म के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विमेन के ऊपर क्वेश्चन है। थीम आपको मिलते जा रही है, ये सारे के सारे जितने भी वर्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं मैंने सिलेबस के अंदर डिस्कस किया, कुछ भी सिलेबस के बाहर यहाँ पे नहीं। कम्युनलिज्म सिलेबस में, विमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन सिलेबस में है। फिर आप देखोगे यहाँ पे सॉल्यूशन टू अर्बन प्रॉब्लम्स, अर्बनाइजेशन के ऊपर इन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो आप, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी इन स्मार्ट सिटी मिशन, ये भी अर्बनाइजेशन का ही क्वेश्चन है। उसके बाद फिर अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16, क्वेश्चन नंबर 15 आपको ग्लोबलाइजेशन के ऊपर है, 16 भी वापस से ग्लोबलाइजेशन के ऊपर है। तो ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, कम्युनलिज्म, विमेन, ये थीम्स आपको नोट करते जाना है।
ये इंपॉर्टेंट मेरे लिए सोसाइटी के थीम से, जिसके ऊपर मेरे पास 2 से 3 पेजेस के नोट्स होने चाहिए। ग्लोबलाइजेशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। तो जब ग्लोबलाइजेशन का नोट्स बनाओगे तो उसमें क्या ही होगा, यही सारी चीजें तो होंगी। ग्लोबलाइजेशन है क्या, विमेन्स के ऊपर किस तरीके से इसका इम्पैक्ट पड़ता है, सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है, यही आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थीम्स होने वाले हैं विद इन ग्लोबलाइजेशन। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो ये टॉपिक्स आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है आपको। 2019 के पेपर में अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 4 अर्बन प्लानिंग, वापस से अर्बनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन। फिर पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, ये भी टॉपिक सिलेबस का एकदम क्लियर कट सिलेबस में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5th हो गया एम्पावरमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, वुमेन पे देखा हमने। वापस से यहाँ पे किस पे क्वेश्चन पूछा इन्होंने, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ऊपर, शेड्यूल्ड ट्राइब के ऊपर क्वेश्चन पूछा। लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब पे अगर आप अभी पूरा देखते जाओगे तो शेड्यूल्ड ट्राइब पे एक ही क्वेश्चन है, लेकिन वुमेन के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। तो वुमेन और शेड्यूल्ड ट्राइब दोनों ही वल्नरेबल सेक्शन है, दोनों ही हमारे सोसाइटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके मतलब जिनको सरकार की तरफ से या फिर जिनको ओवरऑल एम्पावरमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं। लेकिन विमेन इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रही है, दे कंट्रीब्यूट टू द लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और उनके ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो शेड्यूल ट्राइब के ऊपर यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 देखो आप, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये दिया है भाई सिलेबस में, डाइवर्सिटी वर्ड क्लियरली यूज किया है। और यूनिटी इन डाइवर्सिटी आपको अपने दिमाग से भी सोच करके बहुत सारी चीजें लिख सकते हो, चाहे वो संस्कृत लैंग्वेज हो, चाहे वो आईपीएल मैच हो, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, चाहे वो इंडियंस अब्रॉड हो, ये सारी चीजें यूनिटी इन डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करती है। उसको थ्रेड्स भी बहुत ज्यादा है, तो वो सब भी आप मतलब पढ़ते हुए आपको ये आराम से बहुत सारे ऐसे ऑन स्पॉट एग्जांपल्स जनरेट करके, ऑन स्पॉट पॉइंट्स जनरेट करके अच्छा आंसर आप इसके ऊपर बना के लिख सकते हो। लेकिन कहने का मतलब मेरा यही है यहाँ पे, दिस इज फ्रॉम सिलेबस, दिस इज नॉट समवेयर आउटसाइड ऑफ सिलेबस। फिर हमने देखा कम्युनलिज्म पे क्वेश्चन पूछा था, तो सेक्युलरिज्म पे नहीं पूछेंगे क्या? कम्युनलिज्म और सेक्युलरिज्म दोनों ही सिलेबस के पार्ट है, तो सेक्युलरिज्म पे भी क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी ये नहीं है। उसके बाद फिर 2019 में क्वेश्चन नंबर 16 वापस से अर्बनाइजेशन पे क्वेश्चन ना, अर्बनाइजेशन यहाँ पे देख लिया, फिर से अर्बनाइजेशन पे क्वेश्चन यहाँ पूछ रखा था। इसके पहले अर्बनाइजेशन पे क्वेश्चन, अर्बनाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट थीम है ये यहीं से पता चल जाता है। फिर से देखिए यहाँ पे अर्बनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन 2020 में स्मार्ट सिटी का क्वेश्चन इन्होंने पूछा। तो अर्बनाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है आपके लिए, तो अर्बनाइजेशन के ऊपर आपके नोट्स प्रिपेयर्ड होने ही चाहिए। वापस से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अर्बनाइजेशन में क्वेश्चन पूछा इन्होंने, रिवर्स माइग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो भी रिवर्स माइग्रेशन ये सब अर्बनाइजेशन से ही रिलेटेड इशू है, क्योंकि लोग गाँव के लोग जो शहर में आ रहे हैं वही अर्बनाइजेशन का मेन मतलब उसी प्रोसेस को अर्बनाइजेशन कहते हैं। सिटीज जब ग्रो करती हैं तो माइग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है अर्बनाइजेशन के प्रोसेस में। तो ये सब कोरिलेटेड है आपस में, तो अर्बनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट थीम हो जा रहा है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ ही रहा है, हर साल आ रहा है। 2021 के पेपर में देखिए आप, तो वापस यहाँ पे अर्बनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका। फिर अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, रीजनलिज्म के ऊपर, रीजनलिज्म वर्ड एग्जैक्ट मेंशन्ड है सिलेबस के अंदर। जब हम कल बात कर रहे थे तो रीजनलिज्म हम लोगों ने उसके, जब हम सिलेबस को पढ़ रहे थे तो हमने रीजनलिज्म देखा था कि वहां पे किस तरीके से ये वर्ड मेंशन्ड है एग्जैक्टली। फिर अगर आप देखोगे यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका रीजनलिज्म के ऊपर है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप, वापस से ग्लोबलाइजेशन हम लोगों ने ऊपर देखा, यहाँ पे भी वापस से ग्लोबलाइजेशन। पॉपुलेशन के ऊपर क्वेश्चन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज ग्लोबल। तो मैंने बताया था आपको कि पॉवर्टी और अर्बनाइजेशन किस तरीके से को रिलेटेड है। सिलेबस बताते टाइम भी बताया था कि ये तीनों सिलेबस में मेंशन्ड है और ये तीनों आपस में को रिलेटेड है। पॉवर्टी, पॉपुलेशन, पॉवर्टी और उसके बाद फिर अर्बनाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा, ग्लोबलाइजेशन पे पहले भी पूछ लिया, अर्बनाइजेशन पे वापस से इन्होंने क्वेश्चन पूछा, नेचर ऑफ अर्बनाइजेशन। और सो फिर 2021 तक का आपका यहाँ तक कवर होता है। फिर आपके जो 2022 में अगर आप देखोगे वापस से पॉपुलेशन के ऊपर इन्होंने क्वेश्चन पूछा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखोगे तो सोशल इंपॉवरमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा, सोशल इंपॉवरमेंट वर्ड एग्जैक्टली मेंशन्ड है सिलेबस में। और उसके बाद फिर अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है कि हाउ व्हेन मेनी जनरेशंस लिव टुगेदर इट टर्न्स इनटू अ कल्चर। ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस के लिए आपको बहुत ही कॉमन सेंसिकल अप्रोच लेना है, बहुत ही सिंपल सोचने की कोशिश करना है कि अगर आपके ग्रैंडफादर, फादर और आप साथ में रह रहे हो तो किस तरीके से बहुत सारी चीजें कॉन्टिन्यूस हो जाती हैं। कई घरों में ऐसा होता है कि अगर ग्रैंडफादर ने अपना ड्रेसिंग पैटर्न चेंज कर लिया, अगर वो धोती कुर्ते से पैंट शर्ट पे आ गए तो उनकी आगे वाली जनरेशन अपने आप पैंट शर्ट पहनने लगेंगे। बहुत से घर होते हैं जो भी गांव में रह रहे हैं जहाँ पे बच्चे अभी भी रिलीजन के बहुत ही क्लोज हैं, क्योंकि उनके ग्रैंड पेरेंट्स बहुत ज्यादा क्लोज है रिलीजन में, उनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा क्लोज हैं, तो ये कल्चर फॉर्म होने लगता है। तो जो मैंने आपको सिलेबस बताया था वो कल्चर के अलग अलग एलिमेंट्स बताए थे, किस तरीके से कल्चर को समझना है, तो उन्हीं को यहाँ पे उन्हीं पॉइंट्स को कलेक्ट करके यहाँ पे एक अच्छा आंसर बनाया जा सकता है। ट्रिकी है ये, लेकिन
यहाँ पे आपका हाउ वेल यू यूज योर नॉलेज, जो भी एक्यूमुलेटेड नॉलेज है आपका, और किस तरीके से ऑन स्पॉट आपकी थिंकिंग है, उसके ऊपर भी मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से आंसर्स फ्रेम किए जाते हैं, ऑन स्पॉट कैसे आप सोच सकते हो, उसका बहुत ही डिटेल डिस्कशन लेकर के आऊंगा। लेकिन मेरे यहाँ कहने का मतलब यही है कि दिस इज समथिंग, ये थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन लिखा जा सकता है इसका अच्छा आंसर। उसके बाद फिर देखिए आपका स्मार्ट सिटी मिशन के ऊपर क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया है। क्या ही है, इनके पास बहुत ज्यादा थीम्स है ही नहीं क्वेश्चन बनाने के लिए, अर्बनाइजेशन से क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिए। फिर यहाँ पे आप देखिए, थ्रो लाइट ऑन द फैक्टर्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड, ये यूपीएससी का क्वेश्चन था इस तरीके का ही, वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी उठा करके पूछा इन्होंने। फिर ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, डिफाइन ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया। तो चाहे लिबरलाइजेशन आए, चाहे प्राइवेटाइजेशन आए, ग्लोबलाइजेशन आए, ये सब को रिलेटेड है आपस में। ग्लोबलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट थीम है, ग्लोबलाइजेशन जब आप पढ़ेंगे तो ये सब अपने आप कवर हो जाएगा आपका, लेकिन ग्लोबलाइजेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये सिलेबस में दे रखा है और ये इंपॉर्टेंट है। अब 2023 में अगर आप देखिए रीजनलिज्म पे यहाँ क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखा है। फिर यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी पे क्वेश्चन पूछ रखा है। रीजनलिज्म हो गया, कम्युनलिज्म हो गया, सेक्युलरिज्म हो गया, यही तो हम ऊपर जो भी क्वेश्चन देखते आ जाते हैं वो रीजनलिज्म के ऊपर पहले भी क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, सेक्युलरिज्म के ऊपर क्वेश्चन पूछा, कम्युनलिज्म के ऊपर क्वेश्चन पूछा, पॉवर्टी, अर्बनाइजेशन, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे इन्होंने, ग्लोबलाइजेशन हो गया। तो ये सिलेबस के थीम है, ये इंपॉर्टेंट है। हर टॉपिक के ऊपर आपके पास 2 से 3 पेज के नोट्स होने ही चाहिए करंट एग्जांपल्स के साथ में। अगर आप ऐसे नोट्स बना के जाते हो तो आपके रेडीमेड टेम्पलेट हैं जो आप आंसर राइटिंग के लिए अवेलेबल है। अगर ग्लोबलाइजेशन के नोट्स बना रहे हो, मैंने पहले भी बताया, तो आप अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी से उसको कोरिलेट करोगे, ओल्ड एज से कोरिलेट करोगे, वुमेन से कोरिलेट करोगे, ओवरऑल सोसाइटी पे किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन, रिवाइवल ऑफ कल्चर कैसे कोरिलेट होता है वो आप करोगे, मैरिजेस पे कैसा उसका इंपैक्ट होता है, डिलेड मैरिजेस, उसके बाद फिर उसके कुछ जो निगेटिव इंपैक्ट्स होते हैं वो भी हाईलाइट करोगे आप, चाहे वुमेन्स पे जैसे आप बताओगे कि ज्यादा कमोडिफिकेशन, ऑब्जेक्टिफिकेशन, ये सब प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से, लेकिन साथ ही साथ में जॉब्स ज्यादा अवेलेबल हैं लोगों के लिए। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब ग्लोबलाइजेशन, ये सब इंपॉर्टेंट थीम्स है, इसके अराउंड आपको नोट्स बनाने हैं। अर्बनाइजेशन को आप माइग्रेशन के साथ में कोरिलेट करोगे, स्लम्स की प्रॉब्लम या हाउसिंग की प्रॉब्लम किस तरीके से आती है अर्बनाइजेशन में, क्लीनलीनेस के किस तरीके से, ऐसे अभी आपने एक क्वेश्चन देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने आप में अर्बनाइजेशन का एक क्वेश्चन है। अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन के सारे फीचर्स आपको पता है तो अर्बनाइजेशन में आप सॉल्यूशन के फॉर्म में बहुत सारी चीजें लिख सकते हो और पॉइंट्स भी बड़े आसानी से जनरेट कर सकते हो। तो एक तो ओवरऑल सिलेबस को आपस में रिलेटेड है, विद इन सिलेबस अगर हमको इंपॉर्टेंट थीम्स आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर 3-4 पेजेस के नोट्स भी बना लेते हैं तो वो हमारे लिए एक एडिशनल बेनिफिट होगा इस पूरी प्रिपरेशन में। फिर आप क्वेश्चन नंबर 16 देखो, वापस से वही अर्बनाइजेशन। फिर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंटरनल ह्यूमन माइग्रेशन, फिर से वही चीज, अर्बनाइजेशन और उससे रिलेटेड इश्यूज जो हैं। तो ये सब मतलब अगर आपने आइडेंटिफाई करके रखा है थीम, नोट्स आपके बने हुए, तो प्रिपरेशन बहुत ही आसान है। आपको पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। बस ये होमवर्क आपको करना होगा, चाहे ये होमवर्क आप खुद करो, चाहे इस वीडियो को 2 से 3 बार देखो, पेन पेपर लेकर के बैठो और लिखो इन सारी चीजों को आप वहीं पे, कि कौन कौन से थीम्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, किस पे मुझे नोट्स बनाने हैं। आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, मेंस आपके लिए लिटरली एक केक वॉक जैसा सिचुएशन हो जाएगा। हम लोगों ने देख लिया, यहाँ पे सोसाइटी भी देख लिया। सोसाइटी, अब यहाँ से क्लियरली पता चल रहा होगा कि सोसाइटी इज समथिंग विच कैन नॉट बी इग्नोर्ड एट ऑल। सोसाइटी हमको बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करके जाना है और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। सोसाइटी में आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आप देखोगे, तो जो भी क्वेश्चंस मैंने अभी तक आपको बताए, तो आई हैव रिटन इट एट वन प्लेस। तो 2023 से हम चालू करते हैं, तो 2023 में नियर अबाउट 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। 2022 में अगर आप देखोगे तो वापस से 5 क्वेश्चन है आपके। उसके बाद फिर 2021 में अगर आप देखोगे तो वापस से आपके 5 क्वेश्चन है। 2020 में अगर आप देखोगे तो वापस से 5 क्वेश्चन है। 19 में देखोगे तो 6 क्वेश्चन है। 18 में देखोगे तो 6 क्वेश्चन है। मतलब कैन यू सी हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस। तो नियर अबाउट मतलब 18 + 15 33 क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो अकेले सोसाइटी से 5 साल के अंदर। तो नियर अबाउट 6 क्वेश्चन तो हर साल आ ही रहे हैं यहाँ से। कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये अपने आप में, ये बहुत बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की बात है। लिमिटेड थीम्स है, एग्जैक्ट सिलेबस से ही उन थीम्स को उठाया गया है, बहुत ही स्पेसिफिक और एकदम सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। टेम्पलेट बनाना है, नोट्स बनाने हैं, उन्हीं नोट से इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करनी है। मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो लेकर के आऊंगा, लेकिन ये चीज सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, ये आपको होमवर्क करना पड़ेगा अपने एंड से। फिर सोसाइटी हम लोगों ने देख लिया। अब हम देखते हैं ज्योग्राफी, हाउ इंपॉर्टेंट इज ज्योग्राफी इन इटसेल्फ। ज्योग्राफी के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, एनसीईआरटी से ज्यादा बेहतर कोई सॉल्यूशन नहीं है। एनसीईआरटी उठानी है आपको, एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कवर करनी है और यहाँ से देखना है कौन से थीम्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर यहाँ पे जैसे 2018 से अगर हम चालू करें और यहाँ से देखें, एयर मास के ऊपर क्वेश्चन है। अब ये वर्ड जो है एयर मास,
क्या ये वर्ड एग्जैक्टली मेंशन नहीं है आपका सिलेबस के अंदर? सॉरी, नहीं मेंशन है आपका इसमें इन योर एनसीईआरटी। एयर मास बहुत आसानी से मेंशनड है, ये आपको मिल जाएगा। वॉल्केनो, अर्थक्वेक, सुनामी, ये मैं जब सिलेबस बता रहा था आपको तभी भी मैंने बताया था ये कैसे आपस में टेक्टोनिक एक्टिविटीज से को रिलेटेड है। जब वो प्लेट टेक्टोनिक कोलिजन वगैरह होती है उस टाइम पे मूवमेंट होता है प्लेट्स का, तो ये सब कुछ होता है। दैट इज वॉल्केनो, अर्थक्वेक, सुनामी, ये सब आपस में को रिलेटेड है। चार ही हैं, साइक्लोन, वॉल्केनो, अर्थक्वेक और सुनामी। वॉल्केनो, अर्थक्वेक, सुनामी पे एक साथ क्वेश्चन पूछ ले क्योंकि ये तीनों आपस में को रिलेटेड है। तो वही मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको सिलेबस की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है तो क्वेश्चंस भी आप बड़े आसानी से एड्रेस कर ले जाओगे। अगर पीवाईक्यूज देख लिया तो वो दैट इज आइसिंग ऑन द केक, और भी आपका अच्छा हो गया। दैट इट योर प्रिपरेशन विल बी मेनी फोल्ड बेटर देन अदर पीपल। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 आप देखो, ओशन करंट्स के ऊपर इन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा है। क्वेश्चन नंबर 18 आपने देखा कि एयर मास के ऊपर क्वेश्चन है इनका, और 19 देखा वॉल्केनो, अर्थक्वेक, सुनामी, और क्वेश्चन नंबर 20 ओशन करेंट्स के ऊपर ओशनोग्राफी से क्वेश्चन है। अब 2019 में हम देखते हैं, 2019 में क्वेश्चन नंबर 9 ट्रॉपिकल साइक्लोन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने, एग्जैक्ट दिया आपके सिलेबस में। क्वेश्चन नंबर 17 स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट इन गंगा प्लेन, ये एनसीईआरटी से आपका हो जाएगा बड़े आसानी से। विंड इरोजन और डिपोजिशनल वर्क, ये भी आपका एनसीईआरटी से हो जाएगा, ये बहुत ही आसान मतलब थीम है। फिर से ओशन करंट के ऊपर क्वेश्चन इन्होंने पूछा, फिर ओशन एनर्जी सोर्सेज के ऊपर क्वेश्चन पूछा, रिसोर्सेज से इन्होंने क्वेश्चन पूछा। तो अभी आप देख जाना, ओशन करंट के ऊपर क्वेश्चन हो चुका है, एयर मास आ चुका है, विंड इरोजन और डिपोजिशनल वर्क पे, रूरल सेटलमेंट इन गंगा प्लेन्स। ये आपको लग सकता है कि ये क्वेश्चन तो यूपीएससी वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा ऑड क्वेश्चन हो सकता है कि ये कैसे, लेकिन ये है, दिस कैन बी आंसर्ड विद योर फ्रॉम योर एनसीईआरटी अगर आपने अच्छे से कवर करके रखा है तो। 2020 का अगर मैं देखूं तो क्वेश्चन नंबर 17 आप देखिए, वापस से वॉल्केनिक इरप्शन के ऊपर हमने देखा, वॉल्केनो, अर्थक्वेक, सुनामी पे क्वेश्चन पूछ चुके हैं, ये वापस इन्होंने वॉल्केनो के ऊपर क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। फिर आप देखोगे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 इकोलॉजिकल प्रॉब्लम, और वापस से रिसोर्स इंडियन ओशन में। अभी हम लोगों ने देखा कि ओशियानिक एनर्जी के ऊपर किस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, वापस इन्होंने इंडियन ओशन, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम, एक्सप्लॉयटेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, घुमा फिरा के एक ही बात इनको करनी है। रिसोर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछना है, उसको ओशन से रिलेट कर देना है। यहाँ पे इन्होंने ये क्वेश्चन पूछ लिया। उसके बाद फिर ग्लेशियर और लैंड फॉर्म्स में किस तरीके से वो लैंड फॉर्म्स बनते हैं ग्लेशियर की हेल्प से, तो ये भी क्वेश्चन एड्रेस किया जाता है, कर सकते हैं एनसीईआरटी से, थोड़ा सा उसको और ब्रॉडली पढ़ना पड़ेगा लेकिन आंसर किया जा सकता है। फिर 2021 में आप देखो तो वाटर क्राइसिस के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन नंबर 9 जो है इनका वाटर क्राइसिस के ऊपर क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर से भी रिलेटेड है, और ओवरऑल भी आपको वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट ये सब चीजें जो है ये एनसीईआरटी में मिलती है, बहुत आसानी से मिल जाती है। फिर से देखिए ये क्वेश्चन है, पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट इन गंगेटिक प्लेन्स, सीधा सीधा रिपीटेड क्वेश्चन है, कुछ भी अलग करने की इन्होंने कोशिश नहीं की है। यहाँ पे एनसीईआरटी से उठा के इस क्वेश्चन को पूछ लिया है इन्होंने, और रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये आपको इस थीम के ऊपर आपको प्रिपेयर ही होने चाहिए, 2 पेज का नोट कि रूरल सेटलमेंट इन गैंगेटिक प्लेन्स में किस क्या हो सकता है, मतलब जो भी उसके ओवरऑल डायमेंशन है उसको कवर करते हुए 2 पेज के नोट्स इस पे आपको बनाने ही बनाने हैं। फिर आप देखोगे ये आपका 2021 में क्वेश्चन नंबर 18 वापस से साइक्लोन के ऊपर क्वेश्चन पूछा, टेम्परेट, ट्रॉपिकल से टेम्परेट कर दिया यहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन है साइक्लोन, तो जब साइक्लोन पे नोट्स बनाओगे तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ ट्रॉपिकल बनाओगे, टेम्परेट भी कहीं ना कहीं लिखोगे, छोटे में ही लिखोगे लेकिन लिखोगे जरूर। तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि भाई टेम्परेट साइक्लोन पे क्वेश्चन पूछा तो ठीक है, एड्रेस कर देंगे, हमारे पास नोट्स सही है, और वैसे नोट्स हैं जो सारे डायमेंशन को कवर करते हैं। इस सॉइल के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन पूछा है लेकिन सॉइल के ऊपर क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। उसके बाद फिर यूपी स्पेशल पे मैं आऊंगा क्योंकि इरिगेशन एक इंपॉर्टेंट थीम है यूपी स्पेशल के लिए। जब आप इस पूरे पेपर को देखोगे तो आपको सिर्फ यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस 2023 में नहीं आए, उसके पहले भी आए, और कौन कौन से थीम है मैं अभी लाइक एट द एंड ऑफ द वीडियो में थोड़ा ब्रीफ में उसको बता दूंगा आपको। लेकिन जब मैं यूपी स्पेशल डिस्कस करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि और इसके बारे में ब्रॉडली डिस्कस और ब्रॉडली बताऊंगा आपको। तो 2022 का अगर आप पेपर देखते हो, 2022 में क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, वापस से ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के क्वेश्चन है, फिर से साइक्लोन का क्वेश्चन आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 18 आप देखो, फिर से वही क्वेश्चन है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रूरल सेटलमेंट पैटर्न इन इंडिया। घुमा फिरा के उनको एक ही 2 ही 4 क्वेश्चन से उन्हीं को वापस पूछना है। फिर डिस्क्राइब द अर्थक्वेक बेल्ट्स इन इंडिया, अर्थक्वेक के क्वेश्चन पूछा था, सुनामी पे क्वेश्चन, वोल्केनो पे क्वेश्चन, साइक्लोन्स पे क्वेश्चन, वही क्वेश्चन को पूछते चले जा रहे हैं। 2-2 पेज के नोट्स बना लेना, आपके काम बन जाएंगे सबके। फिर अगर आप 2023 देखोगे, 2023 में उन्होंने किस तरीके से क्वेश्चन पूछे हैं, तो 2023 में क्वेश्चन नंबर 18 एल नीनो क्लाइमेटोलॉजी पे आपका क्वेश्चन है। उसके बाद फिर से वही चीज टेम्परेट साइक्लोन के ऊपर क्वेश्चन, बिंदल के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया। तो आपको यहाँ पे एक सेंस लग चुका होगा कि इनके पास ना बहुत ज्यादा थीम्स है,
ना इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है। ये रिपीटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, रिपीटेड थीम्स पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, चाहे वो आपने आर्ट एंड कल्चर से चालू किया हो, जहाँ पे मौर्य, गुप्ता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद फिर आपका वैदिक लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर हो, चाहे आपने उसके बाद फिर ये आपने पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया देखा हो, 2 ही क्वेश्चन आए, लेकिन वो कंसोलिडेशन रीऑर्गेनाइजेशन पे। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन हमने देखे, वहां पे भी देखा कि लीडरशिप के ऊपर क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, ब्रिटिश का किस तरीके से कनेक्शन है इकोनॉमी के साथ में, एजुकेशन के साथ में। बहुत ही लिमिटेड थीम्स हैं इनके पास में। रिनाइसेंस से इन्होंने क्वेश्चन पूछा, सर सैयद अहमद खान के ऊपर उन्होंने रिनाइसेंस से ही रिलेटेड है वहां से इन्होंने क्वेश्चन पूछा। फिर वर्ल्ड हिस्ट्री पे हमने देखा कि वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 1 तो भरा ही पड़ा है, वर्ल्ड वॉर 2 तो भरा ही पड़ा है पूरी तरीके से। थोड़ा बहुत उसको डाइवर्सिफाई किया तो इन्होंने बिस्मार्क पे क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये लिमिटेड थीम्स है इनके पास। सोसाइटी पे भी हम लोगों ने देखा कि अर्बनाइजेशन, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म, पॉपुलेशन, पॉवर्टी, विमेन, यही जो एकदम डिट्टो जो दे रखा है सिलेबस के अंदर, उसी पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अगर आप 50 पेज के या 60 पेज के ओवरऑल नोट्स जीएस उनके अपने लिए बना लेते हो, जहां पे इन्हीं थीम्स को आप अच्छे से थीम्स पे 2-2 पेज के नोट्स बना लो, आप नोट्स बना लिया आपने, आपके लिए बहुत, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा इस पूरे प्रिपरेशन के अंदर। इट विल बी वे मोर इजी। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि मुझे 2 महीने के अंदर मैं कैसे प्रिपेयर करूं, या 3 महीने के अंदर मैं कैसे प्रिपेयर करूं, कितने आंसर्स मैं रोज लिखूं, आंसर्स आप लिखो, लेकिन उन आंसर्स को लिखने से पहले इन इंपॉर्टेंट थीम्स के ऊपर आप अपने लिए कुछ नोट्स इकट्ठा करके रख लो, टेम्पलेट्स बना करके रख लो। नोट्स कैसे बनाने हैं, टेम्पलेट्स कैसे होंगे आपके, दैट दैट ऑल्सो आई विल डिस्कस लेटर। बट ये आपको अगर आप खुद से कर पाओ तो आप करो, अभी से करना चालू करो। इट विल मेक इट ऑल दिस प्रोसेस वेरी वेरी इजी फॉर यू। यूपी स्पेशल में अभी, लाइक आई डोंट वांट टू डिस्कस टू मच अबाउट यूपी स्पेशल, बट आपको थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपी स्पेशल। यार 2018 में क्वेश्चन नंबर 7 देखो आप लोग, मिनरल्स के बारे में पूछ लिया यूपी से इन्होंने, मिनरल्स का पूछ लिया इन्होंने यूपी से। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखोगे तो आप यूपी का कल्चर पूछ लिया बुंदेलखंड से, तो बुंदेलखंड से पूछा तो पूर्वांचल से भी पूछ सकते हैं ये लोग, वेस्टर्न यूपी से पूछ सकते हैं जहाँ पे ब्रज रीजन है आपका। तो बहुत सब, ये सब बहुत ही आसान है, इतना भी कोई टफ नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 17 आप देखोगे तो टूरिज्म के ऊपर क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। फिर क्वेश्चन नंबर 2019 में देखोगे तो आपने, ये आपके लिए बहुत ही एक मतलब बोनस हो सकता है आपके लिए, प्रयागराज पे इन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा है। कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रयागराज, इस बार वापस से महाकुंभ हो रहा है आफ्टर 144 ईयर्स। सो बिलीव मी दैट दिस कैन बी बोनस क्वेश्चन फॉर यू। सामने से आपको क्वेश्चन मिल गया कि प्रयागराज पे वापस से इस बार क्वेश्चन आ गया, या कुंभ के ऊपर वापस से एक बार क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज द रिलीजियस सिग्निफिकेंस ऑफ प्रयागराज इन उत्तर प्रदेश। प्रिपेयर कर लेना इस क्वेश्चन का एकदम ही टेम्पलेट, मतलब एक आंसर प्रिपेयर कर लेना। हेरिटेज आर्ट, वापस से टूरिज्म पे क्वेश्चन पूछा, यूपी टूरिज्म क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप अगर 10 देखोगे तो इरिगेशन पे क्वेश्चन पूछा है। इरिगेशन तो बहुत ही फेवरेट थीम है इनका यूपी स्पेशल में, तो यूपी स्पेशल में भी ये क्वेश्चन पूछेंगे। 2020 में अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका वापस से उत्तर प्रदेश और उसके सॉइल पे क्वेश्चन है, भाबर और तराई रीजन पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखोगे तो वापस से बुंदेलखंड टूरिस्ट सर्किट टूरिज्म पे क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देखोगे 16 देखोगे अगर आप, तो वापस से इरिगेशन के ऊपर इन्होंने क्वेश्चन पूछा यूपी स्पेशल में। इरिगेशन वापस से देखा हम लोगों ने, टूरिज्म के ऊपर क्वेश्चन पूछा इन्होंने। हर गवर्नमेंट की अपनी एक टूरिज्म पॉलिसी होती है, यूपी गवर्नमेंट की भी है। तो अगर आप वो टूरिज्म पॉलिसी यूपी गवर्नमेंट की देखोगे तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपके निकल जाएंगे। इरिगेशन में अगर जाकर के उनकी वेबसाइट पे इरिगेशन के बारे में पढ़ोगे तो आपको पूरा ही मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाने वाला है यहाँ पे। ये थीम्स आइडेंटिफाई करने जरूरी है, एक बार ये थीम्स आइडेंटिफाई कर लिए तो प्रिपरेशन बहुत ही ईजी है। 2020 में अगर आपने 2020 देखा, 2021 में अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्रीज के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ रखा है इन्होंने, लाइक यूपी से। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, मेन इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज एंड मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर्स इन उत्तर प्रदेश। नोएडा वगैरह का एरिया है, कानपुर का एरिया है आपका, वेस्टर्न यूपी में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। मतलब जो आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वो भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया जा रहा है। बहुत कुछ है आपके पास लिखने के लिए कि फूड इंडस्ट्रीज कैसे एक हब बन सकता है उत्तर प्रदेश फूड इंडस्ट्रीज के लिए, फूड प्रोसेसिंग के लिए, उसको कोरिलेट कर सकते हो यहाँ पे आप। गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी कोई, उसको आप मेंशन कर सकते हो। डेयरी इंडस्ट्री को आप कोरिलेट कर सकते हो, बहुत कुछ है। नई डेयरी मतलब बनारस में एक नई डेयरी खुली, मतलब हुआ है, इस तरीके के बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं। तो आसान है लिखना, इतना टफ नहीं है, बट थीम्स आइडेंटिफाई करना जरूरी है जिससे आप अपना कंटेंट प्रिपेयर कर सको और टाइमली मैनर में उस कंटेंट को प्रिपेयर कर सको। फिर 2021 में अगर आपने देखा, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2021 में क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर योर 8, क्वेश्चन नंबर वाइल्ड लाइफ इको टूरिज्म इन उत्तर प्रदेश। वही सब है आपका, राजा जी नेशनल पार्क हो गया, लखीमपुर खीरी का एरिया हो गया, बर्ड सेंचुरीज के नाम लिख देना आप। फिर अभी जैसे कुकरैल लखनऊ में, यहाँ पे नाइट सफारी चालू है, लेकिन टूरिज्म पे ही क्वेश्चन है।
घुमा फिरा करके, चाहे वो रिलीजियस टूरिज्म हो, चाहे कल्चरल टूरिज्म हो, चाहे वाइल्ड लाइफ टूरिज्म हो, जब टूरिज्म ब्रॉडर थीम आप प्रिपेयर करोगे तो ये सब उसमें मेंशन करने वाले हो। ऐसा नहीं, ऐसा आप करोगे मतलब जो भी आपको डॉक्यूमेंट या तो कहीं से भी मिले या आप खुद भी प्रिपेयर करो, तो उसमें ये सारी थीम्स को अपने आप ही कवर किया जाता है। उसके बाद 2022 में अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 है हेरिटेज आर्क। वापस से वही सब, हेरिटेज आर्क क्या है, टूरिज्म के ऊपर यूपी टूरिज्म में क्वेश्चन पूछ लिया है। आगरा है आपका, फतेहपुर सीकरी है, बहुत सारे हैं। मतलब एक तो जो ये आपका सिराज बोला जाता है जिसको, यूपी का जौनपुर का एरिया जो है वो भी हेरिटेज आर्क में आता है। बुंदेलखंड का रीजन आता है आपका। तो ये सब क्वेश्चन है हेरिटेज आर्क। तो वापस से टूरिज्म पे क्वेश्चन पूछ लिया। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, वापस से इरिगेशन क्वेश्चन पूछ लिया। तो overall guys, what basically I want to tell you here is that by going through PYQs, by going through the way that I have gone through here, if you repeat this video 2 to 3 times and you are going to write UPPCS means, you will identify which syllabus themes that I have to prepare, what is important and what is not important. You are not going to waste even a single minute on the topics which are not relevant. You will be only preparing the things which are going to be, which are going to come in the exam. And when you do this timely preparation, when you identify these themes, जब अब अगर आपको ये थीम्स पता चल गए हैं तो आपको सिर्फ 4 से 5 घंटे या 10 घंटे 12 घंटे लगेंगे, जिसमें आप ओवरऑल डिपेंड्स अपॉन व्हाट काइंड ऑफ नोट्स दैट यू ऑलरेडी हैव, depends on how, what is your caliber, what is your potential in like interconnecting the dots, interconnecting the subject themes. आपको बहुत कम टाइम लगेगा अब यहाँ से इस प्रिपरेशन को शार्पनेस इंक्रीज करने की अपनी प्रिपरेशन में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, and I hope that you have watched the video till the end and you have noted down the important themes and you are going to prepare your notes with respect to these themes. I'm going to discuss an ideal approach, how to write answers, or a lot of things I'm going to bring as we go ahead in our this video series. But I have tried here to help all those UPPCS mains aspirant. I will try to bring it for GS2, GS3, GS4 based on your comments, based on, and I hope that you will like this video. Thank you so much, guys.